नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और श्रोतागण, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्राइजेस के ऊपर, मूल्य कीमतें जो होती हैं मार्केट में एंड व्हाई दे आर एट द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच वी आर ऑपरेटिंग। उस पर हमने एक चर्चा की थी। अब तो हमारे जो पिछले वीडियोस थे उस पर हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे चर्चा की थी। उसके पिछले जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें प्राइसेस पे चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे आते हैं। और देखिए, मैं बार बार यही चीजें दोहराता हूँ कि जो भी पढ़ाया जाता है उसमें, जो भी बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें यही निहितार्थ यही होता है कि आपको अलग अलग चीजें जोड़ के बताई जाए ताकि आपकी सारगर्भित सोच विकसित हो सके। अब जैसे अभी मैं जीडीपी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो जीडीपी तो ज्यादातर आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे आप इंडिया से उसे रिलेट कर सकते हैं और विभिन्न जो उसके आयाम पहलू हो सकते हैं उस पर चर्चा की जाती है ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। और साथ ही में यदि आप किसी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई पहला तो है जीडीपी। ये तो एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी नेशन का जो आउटपुट होता है, अब आउटपुट में तो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तमाम तरह के गुड्स बन रहे हैं, तमाम तरह की सर्विसेज हो रही हैं। अब तो पहले तो गुड्स ज्यादा बनते थे, अब धीरे धीरे क्या सर्विसेज का प्रीडोमिनेंस हो गया। अब सर्विसेज में जैसे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता सर्विस माने क्या होता है। अब सर्विस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई, इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। फाइनेंस इंडस्ट्री जो है, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, रिटेल इंडस्ट्री जो है, ये सब क्या है, आपका सर्विस है। होटल इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म हो गया। यहाँ पे गुड्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे, लेकिन ये सर्विस कुछ ना कुछ हो रही है। ठीक है, आपने टूरिज्म में होटल बना दिया है, वहां पे आप सर्विस दे रहे हैं, लोगों को रहने की सुविधा दे रहे हैं, खाने पीने की सुविधा दे रहे हैं। तो गुड्स भी वहां कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि गुड्स बिल्कुल नहीं है, बट बेसिकली इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। गुड्स क्या हो सकते हैं भाई, आपने होटल डाला है तो आपने गुड्स मंगाए हैं। क्या गुड्स हो सकते हैं, टीवी मंगाया होगा, फर्नीचर मंगाया होगा, ग्लास मंगाया होगा, बर्तन मंगाए होंगे। तो कहने का अर्थ है कि सर्विस का अर्थ ये होता है। अब देखिए सर्विस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नॉलेज इकोनॉमी बढ़ रही है। अब जैसे यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज अ सर्विस, उसमें भी गुड्स है। गुड्स क्या हो सकते हैं भाई, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये सब चीजें होंगी, लेकिन बेसिकली यूट्यूब इज अ सर्विस। इस पे जो एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, जो डिजाइन बन रही है, जो पेमेंट हो रहा है, सब सर्विस है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में आउटपुट होता है। आउटपुट में क्या होता है, गुड्स होंगे। गुड्स में आपका सारा चीज आ गया, जो एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए, खेती में जो चीजें उत्पन्न होती हैं, खाद्यान्न हो गए, क्रॉप्स हो गए, वो सब हो गई। फिर जो आपकी इंडस्ट्री में बन रहा है, सीमेंट हो गया, रेत हो गया, ईंटें हो गई, स्टील हो गया, ये सारी चीजें आपकी गुड्स में आ गई। सर्विसेज के बारे में मैंने बताया ही। तो किसी भी देश में एक साल में, जनरली एक साल में ही लेते हैं, कहीं कहीं पे क्वार्टरली भी आता है, क्वार्टरली मैंने हर तीसरे महीने, लेकिन जनरली एक साल में होता है। किसी भी देश में एक साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसका मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, monetary value of goods and services produced in an economy। ईयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीडीपी। लेकिन हाँ, और इसमें एक और बात होती है कि जो जीडीपी होता है वो वैल्यू एडिशन बेसिस पे होता है, वैल्यू एडिशन बेसिस पे। वैल्यू एडिशन बेसिस का क्या अर्थ हो गया कि समझ लीजिए कि मैंने ये, मैं बार बार इसी स्केच का एग्जांपल देता हूं बिकॉज इट इज अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल। मैंने ये स्केच बनाया, प्रोडक्शन में इसका प्रोड्यूसर हूं, तो इस पे तो मैंने पहले रॉ मटेरियल लिया होगा।
ठीक है। अब रॉ मटेरियल समझ लीजिए मैंने इसका ले लिया होगा 10 रुपए का, ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने प्रोसेसिंग की, मैंने वेज भी दिया, ठीक है, वेज मैंने दिया, जो मजदूर लगाए उनको समझ लीजिए मैंने 7 रुपए दे दिए। उसके बाद ये सब करने के बाद जो मशीन थी सब था उसको ये करके समझ लीजिए उन सब का कॉस्ट हो गया 3 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी यूज किया होगा, मशीन यूज किया होगा, तमाम तरह के और खर्च समझ लीजिए, तो ये टोटल मेरा खर्च हो गया 20 रुपए। उसके बाद मैंने इसको समझ लीजिए 25 रुपए में बेच दिया, तो ये वैल्यू एडिशन कितना हुआ इसमें, 5 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, जो मेरा प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 रुपए है ये आपके जीडीपी में कैलकुलेट होंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी, यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। ये जो 7 रुपए जो मैंने वेज वाले को दिया है, जो मैंने जो मजदूर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इकोनॉमी में, 7 रुपए का, ठीक है। जीडीपी में माने जीडीपी कैलकुलेशन में उसने भाई 7 रुपए का वैल्यू प्रोड्यूस किया, उसको जो पैसे मिले वो उसका वैल्यू प्रोडक्शन था, लेकिन मेरे लिए जो रहेगा वो 5 रुपए रहेगा। अगर इसका भी मैं अपने में जोड़ दूंगा तो जीडीपी का क्या, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डबल ट्रिपल इनफाइनाइट नंबर तक उसका अकाउंटिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं वैल्यू एडिशन देखते हैं कि एक प्रोसेस में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। अगला प्रोसेस समझ लीजिए मैंने किसी और को, रिटेलर को बेचा, 25 रुपए में मैंने रिटेलर को बेचा, अब उसने आपको 28 रुपए में दिया, तो 3 रुपए का उसने वैल्यू एडिशन किया। अब वो वैल्यू एडिशन में उसका प्रॉफिट हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, तो उसने 3 रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो ये जीडीपी का ये कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट आता है आपका एनडीपी का। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो अगला कंसेप्ट है एनडीपी का। एनडीपी माने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये ग्रॉस था, यहाँ नेट था। बेसिकली देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब आप इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप कैपिटल गुड्स का यूज कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स का क्या अर्थ हो जाता है, मशीन्स हो गई बेसिकली, ठीक है। तो मशीन्स का आप यूज कर रहे हैं। अब मशीन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट होता है। डिप्रिशिएट होता ही है ना, आप समझ लीजिए टीवी लेके आइए 40,000 में लेके आइए, 6 महीने बाद आप बेचने जाएंगे 20,000 भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसी इकोनॉमी में तमाम तरह की मशीनें चल रही हैं, ठीक है, उनका वैल्यू डिप्रिशिएशन होता है, वियर एंड टीयर के कारण उनका वैल्यू कम होता है। तो उसको जब आप जीडीपी से घटाते हैं, एक्चुअली एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब जो डिप्रिशिएशन है वो अलग अलग माने इतना ये सब देखिए परफेक्ट नहीं है। आप जैसे अभी इंडिया की जीडीपी इस समय है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट फिगर है। ये सब एक रफ एस्टिमेशन होता है भाई, वो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपनी अपना प्रॉफिट कितना बता रही है, सही बता रही है गलत बता रही है, वी डोंट नो, ठीक है। तो ये एक रफ एस्टिमेशन होता है। डिप्रिशिएशन वाला भी जो फैक्टर है, अलग अलग देश अलग अलग वैल्यू रेट रखते हैं डिप्रिशिएशन का। तो ये सब क्या है, एक रफ एस्टिमेशन होता है। जीडीपी हो गया एनडीपी, लेकिन एनडीपी माने आपका हो गया जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन हो गया। उसके बाद आपका आता है कंसेप्ट जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन का क्या अर्थ हो जाता है कि देखिए एक इकोनॉमी में इन टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन टाइम ऑफ ग्रेट ट्रेड इंटीग्रेशन, एक इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन जो इंडियन कंपनी नहीं है, वो गूगल हो गया, एप्पल हो गया, अमेजन हो गया। तो
इनकी इंडियन सब्सिडरीज भी अगर होंगे, लाइक अमेजन इंडिया है, गूगल इंडिया है, फिर भी उनकी पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल है, विच इज सिटिंग इन यूएसए। तो गूगल इंडिया का भी जो प्रॉफिट रहेगा उसका एक बड़ा शेयर वहां पे जाएगा, यूएसए में जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, काम कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है। या ऐसे भी लोग हैं, जैसे भारत में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, विशेषकर देखिए नेपाल से जो आए रहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के तो इतने आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वहां से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी हो गए, नेपाल के लोग हो गए, ये सब इंडिया में बहुत हैं। तो इनका जो इनकम रहता है वो आप इंडियन जीडीपी में तो कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी में आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सब आ गया, ठीक है। जो बाहर की कंपनी ने प्रोडक्शन किया उसका जो वैल्यू है, बाहर के लोगों ने जो कमाया, उन सब का आप वैल्यू जीडीपी में लेंगे। लेकिन जीएनपी में यू विल टेक इनटू अकाउंट ओनली द इनकम ऑफ योर ओन सिटीजन्स एंड कंपनीज बिलोंगिंग टू योर ओन कंट्री। लाइक आप इन्फोसिस का लेंगे, टीसीएस का लेंगे, मेरे जैसे लोगों का इनकम लेंगे जीएनपी में। लेकिन जीडीपी में आप गूगल का भी लेंगे, अमेजन का भी लेंगे, ठीक है। तो कहने का ये अर्थ है कि जीएनपी में बस आप अपने देश के लोगों का लेते हैं। अब अपने देश के लोगों, अब जैसे जैसे इंडिया भी प्रॉस्परस हो रहा है तो बहुत सारे लोग इंडिया से भी बाहर जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है हमारी। तो उनका भी जो इनकम है, भले दे आर नॉट सिटिंग इन इंडिया, but their income will also be calculated, their income will also be considered for the calculation of GNP। तो ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। तो आप जैसे इंडिया जैसे देश में अगर आप देखेंगे तो जो जीडीपी एंड जीएनपी का जो डिफरेंस देखेंगे वो 10 से 15% रहता है। जीडीपी जो है इज ग्रेटर देन जीएनपी इंडिया जैसे देशों के लिए। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, 10 to 15%। वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बाहर की कंपनियां बहुत काम कर रही है, उसकी तुलना में हमारी कंपनियां जो है, जैसे इन्फोसिस भी यूएस में है, ब्रिटेन में है, टीसीएस भी है, बट वो उनका प्रेजेंस इतना बड़ा नहीं है और बहुत कम संख्या में ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है। बाहर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम इतनी नहीं है जितनी ये कंपनियां इंडिया में रह के कमा रही हैं और बाहर अपने देश में भेज रही हैं। लेकिन आप वही स्विट्जरलैंड में चले जाइए तो वहां पे कैसा होता है, जीडीपी कम है, जीएनपी ज्यादा है। जनरली हमको क्या लगता है, जीडीपी अधिक होगा, जीएनपी कहीं पे भी कम होगा, बट स्विट्जरलैंड जैसे देश में यदि आप जाएंगे तो वहां पे जीडीपी कम है, जीएनपी अधिक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां की बहुत सारी कंपनियां बाहर जाके प्रोडक्शन कर रही हैं। वहां के बहुत सारे लोग हो सकता है बाहर गए हो, यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है स्विट्जरलैंड, तो बहुत सारे लोग वहां पे आना जाना आसान है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनियां स्विट्जरलैंड की बहुत सारी बाहर काम कर रही हैं। अभी देखिए आप स्विस वॉच इंडस्ट्री देख लीजिए, तो उनकी कंपनियां बहुत सारी बाहर काम करी। यूएस में जाएंगे तो मोर और लेस जीडीपी जीएनपी इक्वल होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जो जीडीपी होता है, दिस इज क्या कैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, वैसे जीडीपी इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर। ये रफ, मैंने जैसे पहले बताया ना कि एक तो रफ फिगर होने का कारण ये है भाई कि कंपाइलेशन ऑफ डेटा इज नॉट सो इजी, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। बीच में आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो डेटा का क्वालिटी है उस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंडिया में क्वेश्चन उठाते हैं कि जो डेटा आता है, जो गवर्नमेंट कंपाइल करती है, उस पर कितना हम माने विश्वास कर सकें। तो भारत जैसे देशों में ऐसे तमाम, अब चाइना ही है, चाइना जो बताता है वो सही है कि नहीं, उस पर बहुत वाद विवाद होता है, ठीक है। चाइना का भाई प्रोग्रेस तो दिख रहा है नो डाउट, लेकिन जो फिगर बताते हैं उस पर एकदम रिलाई किया जा सकता है कि नहीं, उस पर सदैव एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है। लेकिन उसके सिवाय भी देखिए जीडीपी में कुछ चीजें कैलकुलेशन में नहीं आती हैं, उसका एक रफ एस्टिमेशन किया जाता है। मैं बताता हूँ, अभी जैसे समझ लीजिए कि मेरे पास मेरा स्वयं का घर है, ठीक है, मेरा स्वयं का घर है, तो मैं रेंट तो पे नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट पेइंग रेंट टू एनीवन, मैं स्वयं के घर में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक रेंटल सर्विस के लिए माना जाएगा कि वो मैं कुछ रेंट पे कर रहा हूँ, मैं रेंट किसी को नहीं पे कर रहा हूँ, बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी सम अमाउंट विल बी कंसिडर्ड दैट आई एम पेइंग एज अ रेंट। उसको क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू।
इम्प्यूटेड माने उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज होता है, मैथमेटिक्स का बहुत यूज होता है, अदर डेटास का बहुत यूज होता है, बट एक इम्प्यूटेड वैल्यू निकाला जाता है। वैसे ही जैसे बहुत सारे फार्मर्स जो हमारे इंडिया में कहते हैं ना मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत किसान जिसे कहते हैं, वो लोग भाई अपना काम करते हैं, खेती में जो भी उत्पन्न हुआ, उपज हुई, वो स्वयं खा रहे हैं वो लोग, ठीक है, बेच नहीं रहे, दे आर नॉट सेलिंग इट इन मार्केट एंड दे आर नॉट इवन परचेसिंग फ्रॉम मार्केट, बट जो उन्होंने खाया पिया है उसका भी प्राइस में उसका वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है, भले उन लोगों ने मार्केट से ट्रांजेक्शन ना किया हो, दैट इज एन इम्प्यूटेड वैल्यू। सिमिलरली सबसे एक जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि जो हाउस होल्ड वर्क होता है, जो घर में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, ये कह के कि भाई वो उसका एस्टिमेशन लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे हमारे घर में जो भाई हमारी माता बहनें काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, कैरिंग वर्क कर रही है, तो उसका भी तो कुछ वैल्यू होगा ना, उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू निकाला जाना चाहिए। जैसे आप मैं भले अपने घर में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक रेंटल इनकम दे रहा हूँ, तो आपने इम्प्यूट तो कर लिया, लेकिन इनके काम का इम्प्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा माने ड्रॉबैक है जीडीपी कैलकुलेशन का, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई आपकी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आता है आपका जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा माने क्या हो गया आपका, मोटा मोटी भाई समझ लीजिए एक छोटी सी इकोनॉमी है, मेरे घर की इकोनॉमी आप पकड़ लीजिए, ठीक है, मेरे घर की इकोनॉमी, और मेरे घर में समझ लीजिए 2 लोग हैं, और टोटल जो हम लोगों का प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विस, जो हमारी इनकम है, वट एवर इट इज, तो $100 हो रहा है, और 2 जन हैं, तो क्या हो जाएगा पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा मेरे घर की हो जाएगी $50, ठीक है, $50 हो गई। तो वैसे ही देशों का भी, जो विभिन्न देश हैं उनका भी जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये भी एक अपने आप में प्रॉपर रिलायबल मेजर नहीं है, इट इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन जीडीपी, जीडीपी से इसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है, बट इट इज ऑल्सो नॉट फुल्ली रिलायबल। वाई? अब देखिए अभी समझ लीजिए मेरे घर में एलॉन मस्क रहते हैं और मैं रहता हूँ, 2 जन रहते हैं। एलॉन मस्क की कितना ये है वर्थ है, उनका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या वर्थ है, एंड मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका क्या वर्थ है। अभी उन्होंने ट्विटर को ले लिया $44 बिलियन में। चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, भाई मस्क की इनकम है 44 बिलियन एंड मेरी इनकम मान लेते हैं $1000। अब बताइए जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा, मैं जब इसका एवरेज निकालूंगा तो जीडीपी पर कैपिटा क्या हो जाएगी, अराउंड 22 बिलियन। 22 बिलियन माने मैं $22 बिलियन का स्वामी हूं, या जितनी के मैंने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मैंने प्रोड्यूस किया उसका इतना वैल्यू है, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट अ रिलायबल मेजर, राइट। ये रिलायबल कब हो सकता है, समझ लीजिए किसी समाज में इक्वालिटी है, माने बहुत ज्यादा इनकम में वेरिएशन नहीं है। इंडिया जैसे देश में आप आ जाइए, बहुत ज्यादा इनकम में वेरिएशन है, आपको अंबानी अडानी जैसे भी लोग मिलेंगे और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन ऐसी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं जहां पे आपकी दुर्गंध से नाक फट जाएगी, राइट। तो कहने का क्या अर्थ है कि अभी जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाइए, नॉर्वे में चले जाइए, स्वीडन में चले जाइए, वहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली फेयर है, बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा कि मैं भाई $1 मिलियन कमा रहा हूं और मेरे बगल वाला ही जो है झोपड़पट्टी में रह रहा है और वो $1000 कमा रहा है साल के, महीने के, जो भी हो। तो जीडीपी पर कैपिटा भी अपने आप में रिलायबल नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन जीडीपी, एंड इन कंट्रीज, इन रीजन्स वेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज फेयर, वेयर देयर इज नॉट मच ऑफ इनइक्वालिटी,
तो वहां पे जीडीपी पर कैपिटा इज अ रिलायबल, क्वाइट रिलायबल मेजर। अभी जीडीपी के भी आधार पे देखेंगे तो देखिए बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो कहा जाता है ना कि भाई समाज में हम अपने आसपास इनइक्वालिटी जो देखते हैं वो ग्लोबल लेवल पे भी वो इनइक्वालिटी दृष्टिगोचर होती है। जैसे यूएस की जो जीडीपी है वो अराउंड 15 ट्रिलियन डॉलर्स की है, 15 नहीं 13-14 जो भी हो, देखिए मैं फिगर्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, 13-14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन आप वहीं लाइबेरिया चले जाइए, जो अफ्रीकन कंट्री है, लाइबेरिया चले जाइए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चले जाइए आप, वहां पे जो उनकी टोटल जीडीपी ही है वो 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मस्क ने एक कंपनी खरीदी 44 बिलियन डॉलर में, और यहाँ पे देश है, पूरे देश है जहाँ पे उनकी जनसंख्या भले कम हो, करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हो, लेकिन उनकी टोटल जीडीपी क्या है, 1 बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर। ठीक है, मैं फिगर्स तो बहुत ज्यादा नहीं बताता, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे आवश्यक होता है वहां पे बताना मैं जरूरी समझता हूँ। तो जो विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हो गई, यूएस कनाडा हो गया, जीडीपी में इनका जो शेयर है, टोटल वर्ल्ड का जो आउटपुट होता है उसमें इनका शेयर लगभग 70% है। किसका, वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशंस है, ये नॉर्थ अमेरिकन नेशंस जैसे यूएस कनाडा हो गया। उसके बाद 30% में पूरे लोग हैं, पूरी जितनी दुनिया है, चाइना, इंडिया, रशिया, ये सब लोग उसमें आ जाते हैं। अब उसमें भी क्या हो जा रहा है कि जो 30% जीडीपी जो बची हुई है उसमें भी टू थर्ड ऑफ 30% में कौन है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ऐसे देश, यानी जो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे देश हैं, असंख्य देश हैं जिनकी जीडीपी में कोई माने उनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी में नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो कितनी इनइक्वालिटी है। तो ये सारी बातें हैं, ये एक माने मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसका यूज इकोनॉमिक लिटरेचर में होता है और आप भी बार बार पेपर्स में पढ़ते होंगे। उसके बाद एक आता है आपका जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। देखिए अलग अलग देशों में ना जो गुड्स एंड सर्विस की जो कीमत होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अभी जैसे एक मैं आपको छोटा एग्जांपल दे सकता हूं, जहां तक मुझे पता है कि पेप्सी या कोका कोला की जो बोतल होती है वो अगर आप यूएस में लेंगे तो 80-90 सेंट में आती है, $1 से थोड़ा कम। अभी $1 इस समय चल रहा है लगभग 80 रुपए का, तो उससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इंडियन करेंसी में 60 रुपए की हो गई वो। और इंडिया में यदि आप वही पेप्सी कोका कोला की बोतल लेते हैं तो कितने में मिलती है, मैं तो कभी नहीं पीता हूँ लेकिन जहां तक मुझे पता है 10 से 15 रुपए में आती है। ठीक है, वही चीज सब कुछ वही है, वहां पे 60 रुपए में मिल रही है, यहाँ पे 15 रुपए में मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज जिनका जो वैल्यू होता है अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। उसका कारण क्या होता है कि जो करेंसी का जो वैल्यू डिटरमाइन होता है, जैसे $1 इज इक्वल टू, इस समय समझ लीजिए 80 रुपीज है, डॉलर की कीमत बहुत बढ़ रही है, रुपीज नीचे आ रहा है। इसमें निर्मला सीतारमन जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, ये बेसिकली डिटरमाइन होता है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज के, उनके आधार पे। इंटरनेशनल एक्सचेंज गुड्स के किस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज के इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं, सोचिए थोड़ा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पूरे वर्ल्ड में इसका एक्सचेंज हो रहा है, मोबाइल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो गए, पेट्रोल हो गया, कमोडिटीज हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जा रही है। तो उससे बेसिकली ये डिटरमाइन होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे ये डिटरमाइन होता है। बट ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो
इंटरनेशनली एक्सचेंज उनका नहीं होता है। लाइक अभी जैसे हमारे घरों में समझ लीजिए अगर कोई आया आती है, मेड आती है, तो उसका इंटरनेशनल एक्सचेंज होता है? नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आप जाके अपने बाल कटवा रहे हैं दुकान में, उसका एक्सचेंज होता है? नहीं होता है। आप ठेले पे खाना खा रहे हैं, उसका एक्सचेंज होता है? नहीं होता है। तो जो इकोनॉमी में जो परचेसिंग पावर पैरिटी होती है वो इट इज बेस्ड ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ऐसे भी गुड्स जिनका इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो जीडीपी पर परचेसिंग पावर पैरिटी जिसे कहते हैं, उसके आधार पे यदि आप देखेंगे ना, तो जैसे यूएस हो गया, उसकी जीडीपी तो आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, इंडिया की जीडीपी कम दिखेगी, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे यदि आप जाएंगे तो यूएस की जीडीपी पीपीपी के अनुसार कम हो जाती है और इंडिया की बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि यूएस में जो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया, बाल काटना हो गया, ठेले पे खाना खाना हो गया, नौकर चाकर हो गए, तो वो सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका जो वेज है, उनकी जो सैलरी कह लीजिए, इनकम कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और इंडिया में वो बहुत कम रहती है। वहां पे जैसे जर्मनी वर्मनी जैसे देशों में जाएंगे तो वहां पे जो माइनर होता है, एक माइनिंग इंजीनियर नहीं, जो सिर्फ खदान में जाके माइनिंग का काम करता है, उसकी जो सैलरी होती है, उसकी जो इनकम होती है, वहां पे जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है, प्रोफेसर माने फुल प्रोफेसर, असिस्टेंट नहीं, एसोसिएट नहीं, फुल प्रोफेसर, तो वहां पे प्रोफेसर की जो सैलरी होती है, ऐसा मैंने सुना है, वो माइनर के बराबर होती है। यूएस में जो बहुत रिच होता है वही अपने घरों में नौकर रखता है, जो बहुत रिच होता है। और हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के भी जो लोग रहते हैं, वो लोग कभी घर पे नौकर नहीं रखते, क्योंकि जितनी उनकी सैलरी है उतनी तो उसकी भी सैलरी है, उतना जो इसकी इनकम होगी उसको देना पड़ जाएगी। और हमारे यहाँ इंडिया में लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मिडिल क्लास बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। आप देखिए घरों में, बहुत सारे घरों में आपको ऐसे डोमेस्टिक सर्वेंट्स दिख जाएंगे। तो कहने का क्या अर्थ है, इसके कारण जो इंडिया की जीडीपी है परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर या जो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनका इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं होता है, उसकी जो कीमत है वो कम है। जैसे मैंने बताया, लेबर कॉस्ट जो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा है कम है, यूएस में उसका ज्यादा है। तो ये कुछ बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आज हमने कवर किए हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, ये मैंने विकिपीडिया से उठाया हुआ है, जो फिगर्स हैं ये जीडीपी ऑफ इंडिया जो है इस समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक मोटा मोटी बस जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.5 ट्रिलियन है। ठीक है। मोदी जी बार बार कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, और पीपीपी के आधार पे 11.7 ट्रिलियन, पीपीपी के आधार पे देखिए कितना डिफरेंस आ गया। और पीपीपी के आधार पे हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था है परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे। नॉमिनल जो है उसके आधार पे 5वीं है, जो टोटल हमारा जीडीपी है, लेकिन जब पीपीपी के आधार पे हम लेते हैं तो हम 3rd नंबर पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस समय दुनिया में। तो ये सब बातें हैं, लेकिन देखिए जीडीपी जो होता है किसी भी देश में, भाई जीडीपी बढ़ता है, जैसे मोदी जी हो गए, वो बार बार कहते हैं हमको जीडीपी 5 ट्रिलियन करनी है, तो जीडीपी इज गुड, नो डाउट। विशेषकर जो लो इनकम कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है, हमारा देश मिडिल इनकम कंट्री में आता है, तो और जहाँ पे इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है, भाई कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है, तो मिडिल इनकम में आ गए। लेकिन जो भाई नीचे वाला है उसको ऊपर वाला पैसा थोड़ी दे रहा है अपना। तो लेकिन जब जीडीपी बढ़ेगी इंडिया में या किसी भी ऐसे देश में जहाँ पे भाई इनकम इतनी नहीं है या इनकम इनइक्वालिटी है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है लोगों के लाइफ में। खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बच्चे शैशव काल में उनकी मृत्यु हो रही है कि नहीं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसे कहते हैं, साफ पानी पीने को मिल रहा है कि नहीं, रहने के लिए ठीक ठाक घर है कि नहीं। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट इन सब चीजों पे, जो लिविंग स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, दिखता है। लेकिन
इसका ये भी आवश्यक अर्थ नहीं है कि जीडीपी यदि अच्छी हो गई, बहुत बढ़ गई, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका अच्छा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि खासकर जैसे जैसे आप इनकम पिरामिड में ऊपर जाते हैं तो आपके जो वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, वो भी बदल जाती है। फिर आप सिर्फ कंजम्पशन पे नहीं सोचते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक अच्छा घर हो गया, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, बच्चों के पालन पोषण की चिंता नहीं है, तो मैं क्या सोचूंगा? मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, राइट्स चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद क्लीन एयर चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने को मिले, सोशल सिक्योरिटी रहे। तो अभी जैसे यूएस में अभी जैसे मस्क का ही हम एग्जांपल लेते हैं, ट्विटर में वो कह रहे हैं लोगों को बहुत काम करने के लिए, 7 दिन काम कीजिए, 80 वीक्स काम कीजिए आप, ठीक है, सॉरी 80 आवर्स आप काम कीजिए इन अ वीक, 7 दिन आपको काम करना है, माने हर दिन आपको 11-12 घंटे काम करने हैं। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है क्या? मान लेते हैं बहुत पैसा दे देंगे मस्क, उनको बहुत पैसा दे देंगे, ट्विटर के जो एम्प्लॉई है वो ऑलरेडी उनको बहुत अच्छी इनकम होगी, लेकिन मस्क और भी दे रहे हैं मान लेते हैं। लेकिन अगर आप 12 घंटे काम करेंगे हफ्ते के 7 दिन, तो हो सकता है यदि आप बहुत गरीब फैमिली से हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे बहुत ही निकट, मैंने मेरे पिताजी के बहुत ही निकट मित्र हैं, वो हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, उनके लिए चलिए ठीक है। लेकिन जो एक लेवल पे आ जाते हैं उनको फिर अपनी फैमिली भी चाहिए रहती है, सारी चीजें चाहिए रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि मस्क के एम्प्लॉय, ट्विटर के जो एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, इसीलिए देखिए ट्विटर से भी लोग भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अभी मस्क उनको बुला रहे हैं, भाई आओ आओ आओ। तो कहने का ये अर्थ है कि जीडीपी इंपॉर्टेंट मेजर है, बट ये सब कुछ नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अभी जैसे समझ लीजिए जीडीपी आपकी बहुत बढ़ गई, बहुत आपने प्रोडक्शन कर दिया, अब चाइना में आप चले जाइए, बीजिंग में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ गई है नो डाउट, लेकिन बीजिंग देखिए साल के कई दिन तक उसको शट डाउन करना पड़ता है, पोल्यूशन लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं, दिल्ली में भी ये समस्या हो रही है। तो कहने का क्या अर्थ है कि भाई जीडीपी इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट जीडीपी इज नॉट एवरीथिंग, वी नीड टू कंसिडर अदर। एज अ ब्यूरोक्रेट तो आपको बहुत सारे विभिन्न आयामों पे नजर डालनी होगी, सोचना होगा, दृष्टिपात करना होगा, तभी आप मेरे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।